आपने एक ऐसे मुद्दे को उठाया है और उस मुद्दे को लेकर आप आगे चल रहे हैं। अब सनातन सम्मेलन में हम अपने आखिरी सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम इसका समापन करेंगे। मैं बिना वक्त गवाए अपनी सहयोगी अनामिका सिंह को बुलाना चाहूँगा मंच पर, और उससे पहले आपको बता दूं उनके साथ रहेंगे मुकेश जी, जो संस्कृति यूनिवर्सिटी से हैं, और उनका बहुत बड़ा योगदान है भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने में। और इसी के साथ में हेना प्रसून जी को बुलाना चाहूँगा, जो आध्यात्मिकता के सफ़र पर हैं, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विषय पर अपने विचार रखती हैं। आप दोनों को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा। सुबह से सनातन की बात हो रही है। तमाम साधु संतों ने सुबह से सनातन के झंडे को बुलंद किया हुआ है, तमाम सवालों के जवाब दिए, तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी, हिंदुओं को जगाया भी। लेकिन आप तो उस पौधशाला को तैयार करते हैं जहां से वो पौधे तैयार होके फिर बड़ा रूप लेते हैं, फिर सनातन को लेकर खुद को तैयार करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि बीते कुछ सालों में आपने सुबह से सबकी बातें सुनी होंगी, कुछ बदलाव आप अब महसूस करते हैं पहले में और अब में? क्योंकि मैं इसके बाद जेनजी पे आने वाली हूँ। जी शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, इस बदलाव तो निरंतर दुनिया में हो ही रहा है, और दिन प्रतिदिन जो आपके संघर्ष, जो आज रिपब्लिक टीवी, आज रिपब्लिक भारत आज प्रयास कर रहा है, निश्चित रूप से बदलाव दुनिया में और समाज में उसकी छाप देखी जा सकती है, सुनी जा सकती है, उसका उद्घोष हो चुका है। इतने महान संत, इतने जगत गुरु यहाँ जो एकत्रित हुए, ये आप पूरे बधाई के पात्र हैं। मैं साथ में ये कहना चाहूँगा, केवल हम सनातन को केवल धर्म की निगाहों से ना देखें। हमारी अपनी शिक्षा की भी एक परंपरा थी, हमारे परिवार की भी परंपरा थी, हमारे संस्कारों की भी परंपरा थी। उस पर भी हमें, हमारा जो हम शोध कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं, वो हमारी यूनिवर्सिटी, जिसे बोलते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम, या हमारा जो भारत की जो हमारी जो परंपरा है, जो ज्ञान परंपरा है, उसको भी आगे ले जाने का हम जो काम कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं संस्कृत यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम सभी के पास ये चीज़ लेकर जा रहे हैं। इसको केवल धर्म के आईने से ना देखकर सनातन को सब जीवन के हर प्रत्येक वर्ग में, हम प्रत्येक दृष्टिकोण से प्रत्येक वर्ग में हम देखें, चाहे हमारा व्यवसाय हो, चाहे समाज हो, चाहे जीवन हो, चाहे परिवार हो, हर जगह हम इसको देखें। बिल्कुल। आप लोगों को जब पूछो सवाल, ये प्लीज ले लीजिए, सनातन क्या है आपके हिसाब से? सनातन को लोग अपने अपने तरीके से आस्था से जोड़ते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सनातन सिर्फ धर्म नहीं है, जीवन पद्धति है, जीवन जीने का तरीका है। मैं सवाल आपसे भी यही पूछूंगी, आपके लिए सनातन क्या है, आस्था या जीवन पद्धति? सबसे पहले मैं आर भारत के इस मंच को बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। और आज मुझे लगता है मेरे जन्मों का पुण्य आज उदय हुआ कि मैंने इतने अच्छे साधु संतों की सत्संग को सुना, उनके बातों को सुना। मैं हार्दिक अभिनंदन देती हूँ इस चैनल को और अर्नब जी को। अभी जो आपने सनातन की बात की है, तो सनातन का मतलब ही है जिसका जो आदि नहीं है, जो अंत नहीं है। तो ये एक धर्म, हम पूजा पाठ वैसी कोई पद्धति की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारे चेतना के सफ़र की बात है, हमारे धर्म की बात है, हमारे जीवन कौशल की बात है, जो लाइफ स्किल्स सिखाता है। धर्म का मतलब हम वो जो जैसे बताया मैंने कि पूजा पाठ नहीं, एक धर्म संगत मार्ग क्या होता है उस पे चलना सिखाया जाता है। ये है मेरी नज़र में सनातन धर्म। और जैसा हमारे पहले के वक्ताओं ने इतनी अच्छी बातें कही कि जब राम जी आए और कृष्ण जी आए, उसके पहले भी सनातन धर्म था। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि ये रहती दुनिया तक रहने वाला है। बहुत आए मिटाने वाले और चले गए।
तो ये बस वही निरंतरता की ओर ही हम जाने के सफ़र को बोलेंगे। अभी मैं आपसे सवाल पूछने वाली थी कि इस बार एक बड़ी जो तस्वीर थी करने वाली वो सामने आई जब नए साल पर लोगों ने, स्पेशली वो उम्र जिसको हम मान के चलते कि नहीं ये तो क्लब ही जाएगा नए साल पे, ये तो पार्टी ही करेगा, हमने इस बार ये बदलाव देखा कि उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने जो धार्मिक स्थल थे, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, जिसका जितना सामर्थ्य और स्थिति जिस तरीके की हो, उसने वहाँ पे मूव किया और उसमें नौजवानों की संख्या, जेंजी बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। बहुत बढ़िया बात कही आपने बताई, और ये हमारे समाज को बधाई के हम पात्र हैं। और ख़ासतौर जो आज ये चौथा स्तंभ है हमारे देश का, जो आज भारत, जो आप रिपब्लिक भारत हम कर रहे हैं, ये शायद उसी का एक नतीजा है कि आज कई सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिसको हम सही नहीं मांगते हैं, चाहे वो मदिरा पान हो, चाहे ऐसे क्लबिंग की बात हो, वो आज नेगेटिव में है। क्योंकि आज का जो नया जेंजी आ रहा है वो कह रहा है कि मुझे नहीं, ये सब काम नहीं करने हैं, वो क्लबिंग करना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं केवल क्लबिंग ऐसे सिर्फ पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करना है। उनका कार्य है कि जैसे हमें भजन भी गाने हैं, लेकिन उसमें मंगलमय भी होना है, आनंदित भी होना है, और परिवार के साथ घूमने जाना है, माता पिता के साथ जाना है, भाई बहन के साथ जाना है, और इकट्ठे आनंद भी करना है, घूमना भी है, फिरना भी, लेकिन सबको एक मुट्ठी बंद होकर करना है। तो ये एक नई परंपरा कह लीजिए, या वापस हम घर वापसी कर रहे हैं, कि वापस उस ओर बढ़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम वापस अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं, जो कि बहुत एक सुंदर संकेत है। और सबके इस बधाई के पात्र, पूरे समाज के हर वर्ग को ये बधाई के पात्र हैं कि हम ऐसा काम कर पा रहे हैं। इस संकेत के साथ साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी। जैसे पहले आप जब वेद पुराण की पढ़ाई होती थी, जैसे हमारे जो तमाम पूजनीय संतों ने बात करी, उस पढ़ाई में और आपकी यूनिवर्सिटी में जो बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती है, जो शिक्षा दी जाती है, जो ज्ञान दिया जाता है, संस्कृत भी वहाँ पे पढ़ाया जाता है बच्चों को, कितना फ़र्क है बाकी यूनिवर्सिटीज़ में और आप जो पढ़ा रहे बच्चों को, जो आप उनके जहन में डाल रहे हैं सनातन को लेकर, धर्म को लेकर, आस्था को लेकर, उनके जड़ों को लेकर, क्या फ़र्क है? देखिए, ये ऐसा प्रश्न है शायद जिसकी वजह से हमारा संस्कृति यूनिवर्सिटी का नाम संस्कृति यूनिवर्सिटी पड़ा। देखिए, आज आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं, सबसे पहले आप क्या देखते हैं? पंचांग देखते हैं। हम पंचांग से शादी करते हैं, पंचांग से सारा मुहूर्त निकालते हैं, और उसी पंचांग को हम फॉलो नहीं करते, हम ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं। वो जूलियस सीजर जिसने जय श्री राम बोल के उज्जैन में टैक्स भरा, हमारे जो गोल्डन एज ऑफ गुप्ताज में, वो जूलियस सीजर का हम जुलाई मंथ उसके नाम से है, उसको फॉलो कर रहे हैं। और जो हमारा 2082 सनातन, जो हमारा जो विक्रम संवत चल रहा है, उसको हम भूल गए हैं। मेरा आपसे ये कहना है कि हम लोग जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी खोलने का प्रस्ताव पारित हुआ, हमने ये सोचा कहीं ना कहीं केवल रामायण, महाभारत, पुराण, वेद को छोड़ के हमारे बीच में जो ये 2082 साल गए हैं, ये कहाँ गए? हमारे पास लगभग इतनी 25 विश्वविद्यालय थे, जो नालंदा कहते हैं कि जो एक हिस्टोरियन है, शायद माइकल नाम क्या है उनका, ऑक्सफोर्ड और नासा को मिला दें तो भी ऐसी उस समय की नालंदा यूनिवर्सिटी ऐसा कार्य कर रही थी। तो वो सारी, जब नालंदा यूनिवर्सिटी मिटा दिया गया, तक्षशिला मिटा दिया गया, जो हमारे आज कुछ पाकिस्तान में, कुछ अफगानिस्तान में हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ को मिटा दिया गया, उसमें 25 यूनिवर्सिटियाँ थी, वो सबको नष्ट कर दिया गया। जो हमारे गुरुकुल सिस्टम था, जो कि समाज आधारित था, प्राइवेट और गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं था, समाज आधारित गुरुकुल सिस्टम से सबको नष्ट कर दिया गया। तो वो जो हमारी परंपरा थी, जो भारतीय ज्ञान परंपरा थी, वो जो लुप्त हो गई, जो हमारी वेशभूषा, पहनावा, बोल चाल, उठना बैठना, जो ये सब चीज़ भूल गए हैं हम। और ये मैकॉले एजुकेशन सिस्टम आया, तो जिसमें ए फॉर एप्पल सिखाया, वो हमें उससे बाहर निकलना ही होगा। नहीं तो हम केवल क्लर्क वाली जो जमात तैयार कर रहे हैं, वो तभी उसी कारण से हमारा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वर्ग, चाहे हम उनको शिक्षित तो कह सकते हैं, लेकिन शायद उनको समाज के लिए तैयार नहीं मानते हैं। तो इसलिए अब नया भारत जाग रहा है, उसी की तरफ हमारी यूनिवर्सिटी ने पहल करी है कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, चाहे वो हमारी संस्कार परंपरा है, चाहे परिवार परंपरा है, चाहे हमारा जो और भी जो शोध के कार्य हैं, ऐसे हम इसमें सीट्स बना रहे हैं, ताकि ऐसे जितने लोग कुछ कार्य करना चाहते हैं वो हमारे विश्वविद्यालय आएँ, जुड़ें और कहीं ना कहीं इसको शोध करें। मिलकर हम जो लुप्त हो गया है बीच में, चाहे वो इजिप्ट से लेकर इंडोनेशिया तक, जो हमारा भारत का जो पूरा मैप फैला हुआ था, पूरा जो गुप्ता एम्पायर में लेकर, जो वो सब हम जो भूल गए हैं और आज एक सिकुड़ कर रह गए हैं कि हम लोग अपने घर को बचाने में लग गए हैं कि हमारा आज घर सेफ नहीं है, आज हम कटेंगे तो नहीं मिलेंगे तो कटेंगे, ऐसे जो बातें सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहाँ से कहाँ आ गए हैं, हमने अपनी पहचान खो दी है, जो अपना जो स्वाभिमान खो दिया है। तो इसको वापस जागृत करने के लिए सनातन कर रहा है ये।
बिल्कुल। लेकिन चूंकि आप लोग उस यूनिवर्सिटी से आते हैं जहाँ पे बच्चों को संस्कृत पढ़ाया जाता है, आजकल के ज़माने में जो आज जो दौर चल रहा है उसमें मॉडर्निज्म की दौर की तरफ सारे बच्चे बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। क्या बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि जब वो बातचीत करे किसी से, क्योंकि आजकल तो लोगों ने शॉर्टकट निकाल लिए हर चीज़ के, हर सेंटेंस के शॉर्टकट, स्माइलीज का ज़माना है ये, इसमें संस्कृत को बच्चों के अंदर पिरोना कितना मुश्किल होता है और इसको कैसे आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, अगर आप यूरोप में देखें तो एक एवरेज बच्चा 4 भाषाएं बोलता है। आप वो स्विस का भी अपना है, वो भी लैंग्वेज बोलता है, जर्मन भी बोलता है, इंग्लिश भी बोलता है। हमारे जितने वो टेनिस प्लेयर, मैं नाम भूल रही हूँ, जोकोविक, वो भी 4-5 भाषाएं बोलते हैं। तो ये एक जो भाषाहीनता की जो बात आ गई है ना, ये जैसा सर ने अभी बताया, ये मैकॉले शिक्षा जब आई 1835 से, उनकी जो पद्धति थी, तो उसमें हम कहीं ना कहीं अपनी भाषा को लेकर बड़े हीन भावना से भर गए। होते भी हैं। बहुत आप हिंदी बोलिए अगर ऐसे मंच पे तो आपको लोग जज करेंगे, अनपढ़ है, गंवार है। और हमें अपने मातृभाषा के लिए, ये जो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 में जो आई, उसमें जो हमने प्रारंभिक शिक्षा पर मातृभाषा में बताने पर जोर दिया, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। बच्चे को अपनी मातृभाषा से बिल्कुल अलग नहीं करना चाहिए और बच्चों में इतनी क्षमता होती है कि वो 4 लैंग्वेज, जैसे मैं ही 5 लैंग्वेज बोलती हूँ, बहुत आसानी से आप बोल सकते हैं। पॉलीग्लॉट होना एक बहुत एवरेज सी खूबी है जो हमारे लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को आप कोऑर्डिनेट करके चलें तो बहुत आसान होता है। इसलिए संस्कृत हो, अपनी मातृभाषा हो, आप एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलिए, एक भारत की रीजनल लैंग्वेज बोलिए। मैं तमिल बोलती हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, तो ये ज़रूर सिखाना चाहिए और अपनी भाषा के लिए बच्चों में गर्व वाली फीलिंग ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल। इस बीच बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आपने देखा होगा कि आजकल एक बहुत यूजीसी से लेके यूनिवर्सिटीज़ में जाति को लेकर एक बहुत बड़ा संग्राम छिड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि हम 21वीं शताब्दी में हैं और अभी हम जाति के लिए पीछे की ओर जा रही हैं। जब आप संस्कृत बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, जब आपकी यूनिवर्सिटी में जब बच्चे सवाल पूछ रहे होते हैं या उनके मन में खुद भी बहुत सारे सवाल होते हैं जाति को लेकर, इस पर आपका टेक क्या है? देखिए, हम लोग ये कहना चाहेंगे, जो लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, उनमें से कितने लोग संस्कृत जानते हैं, कितनों ने संस्कृत पढ़ी है? शायद ही कोई मुझे ऐसा व्यक्ति मिला है जिसने संस्कृत पढ़ी है और कहता है कि मुझे इससे मेरा जीवन, मेरा पौरुष निर्माण, मेरा जो अस्तित्व, मेरा जो आत्मविश्वास है बड़ा है। ये बड़ा नहीं है। मतलब हर कोई व्यक्ति जो संस्कृत सीख लेता है जीवन में एक बार, उसको कहीं ना कहीं गर्व की महसूस होता है कि मैं अपनी पूजा, प्रार्थना, आस्था से जुड़ना, अपने इष्ट से जुड़ना, क्योंकि हमारे जो ग्रंथ हैं, जो हमारे जो बहुत ही जो वैचारिक, जैसे हमारे जो वेदास हैं, जो संस्कृत में जो लिखे हुए हैं, उसको और आसानी से जानना पहचानना, और वो महसूस करता है कि मैं कहीं पहले से बेहतर हुआ हूँ। तो जो लोग ये भाषा बोलते हैं कि संस्कृत में वो आनंद नहीं है या संस्कृत जरूरी नहीं है, वो शायद उन्होंने वो चीज़ पढ़ी नहीं है। मैंने जाति को लेकर पूछा था। देखिए, जाति मैं जानबूझ के उसमें नहीं आ रहा था, बट आप पूछ रहे हैं तो जाति वर्ग, देखिए हम तो संस्कृत यूनिवर्सिटी में बात कर रहे हैं। हमारे लिए सब सामान्य है। पुरुष निर्माण करना, छात्रों को निर्माण करना, भविष्य तय करना, समाज का ताज करना, हमारे लिए सब बराबर है। जाति, हम लोग भेद नहीं करते हैं जाति में, धर्म में, क्योंकि हमारे लिए जब वो बच्चा आता है, वो बच्चा आता है और हमें एक उसमें भविष्य नज़र आता है, देश का भविष्य नज़र आ रहा है। कि सनातन में कोई हिंदू और सनातन, और उसमें दरअसल कोई हमारी जितनी जातियां पहले भी थी, आपको ये बता दूं मैं, बड़ी रोचक लगेगी आपको बात। सनातन जब शुरू से चलता तो क्या केवल सनातनी ही थे? क्या ऐसे नहीं थे जो भगवान को नहीं मानते? उस समय भी लोग ऐसे थे जो शायद भगवान को नहीं मानते थे और चाहे उनको उस विधि से उससे नहीं करते थे। कुछ लोग पूजा करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे। तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं कि वो सनातनी नहीं थे। सनातनी हर कोई है जो इस सनातन के पूरे जो प्रांगण में, इसके पूरे परिवेश में जो रह रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो सनातनी नहीं है। सनातनी केवल उसको कुछ हमें पता है, कुछ नहीं पता है, और अधिकतम को उनको पता ही नहीं कि उनको पता नहीं है, तो फिर भी कहते हैं पता है। तो अल्टीमेटली हम ये कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति यहाँ पे जुड़े हैं, जो समाज में जुड़ रहे हैं, ये जाति भेद, हमारे कुछ फ़ायदे सरकार ने दिए हैं, तो उस सरकार के फ़ायदों को लेने के कारण या सरकार ने कुछ लोग वर्ग को आगे बढ़ाने के कारण ऐसा हो रहा है। बट बहुत जल्दी मेरा मानना है, कहीं ना कहीं सरकार भी समझ रही है कि विकसित भारत अगर 2047 तक हमें करना है तो ये सारे भेदभाव हटाने पड़ेंगे। जो हमारी कार्यक्षमता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, क्या आप रोबोट्स में भी आप करेंगे क्या भेदभाव? ये रोबोट SC है, ये ST है, या ऐसा कुछ ये OBC रोबोट है,
रोबोट में कोई ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली हर एक का आपकी काबिलियत से आपको चुनाव होगा। यानी कि आप उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक रहेंगे तो नहीं, इशारा कुछ नहीं है। एक रहे, जाति में ना हम एक हैं, जो बांट रहे हैं उनको थोड़ा सोचने की जरूरत है। हम सब एक ही हैं, हिंदू राष्ट्र हम हैं, हम एक ही हैं। बस फर्क इतना है, कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि आप अलग हो, आप ऐसे हो, वो मन में भेद उत्पन्न कर रहे हैं हमारे। लेकिन कहीं ना कहीं जड़ से हम एक ही हैं, वो भी अलग नहीं है, ये भी नहीं है। हम इंसान हैं और हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं से वहीं मरेंगे। तो ऐसा कोई अलग नहीं है, बस हमें कुछ बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप अलग हो, आप अलग हो। कोई अलग नहीं है, सब एक ही वृक्ष के वो हैं हम। बहुत सार्थक चर्चा रही, ये बहुत अच्छी बातचीप रही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।